अगला जो टॉपिक है जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। कैसे मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, इंसुलेटर्स होंगे, है ना। इंसुलेटर्स जानते हो ना क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनके अंदर करंट या चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, है ना। लेकिन इनकी एक खास बात है, जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो आप क्या देखोगे कि उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर उसको रखा गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सपोज करो, और वहां पे आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो वो कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई ये बात। यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर सकता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसकी खास बात होती है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। पहले मैं इसके टाइप्स वगैरह आपको बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हमको स्टडी करना है पहले, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नॉन पोलर और पोलर। अच्छा, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ये कैसे होते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस टाइप के होते हैं उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहेगी, मतलब पार्टनरशिप होगी। कोई परमानेंटली कोई भी एक एटम दूसरे एटम को परमानेंटली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना कितना है, जीरो जीरो है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल टाइप की कोई भी चीज नहीं बनी, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे ही अगर अपन CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो CO2 में क्या होगा, कार्बन एटम बीच में होता है और दोनों साइड में ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, है ना। इनके बीच में भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना रहेगा इस मॉलिक्यूल का भी, जीरो। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जिस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से वाले डाइलेक्ट्रिक हैं, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो जिनके मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आई, ठीक है। फिर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से टाइप के होंगे, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ये कुछ स्पेशल टाइप के डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हो कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस ई चार्ज रहेगा, इसके ऊपर माइनस ई चार्ज होगा। तो देखो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, है ना। एक प्लस ई चार्ज है, एक माइनस ई चार्ज है, दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या, नहीं, इसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वाले डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे H2O मॉलिक्यूल है ना। H2O में दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ में इस तरीके से चिपके हुए रहेंगे। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, तो इसके ऊपर -2e चार्ज होगा, इस पे प्लस ई चार्ज, इस पे प्लस ई चार्ज। इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पे -2e चार्ज है इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों का टोटल चार्ज
2e माना जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह सिस्टम बिहेव करेगा, तो इसका भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, है ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इस टाइप के डायलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया क्या, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। देखो डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नॉन पोलर और पोलर डायलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो वाले डायलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 होता है ना। और जो पोलर डायलेक्ट्रिक्स है वो वाले डायलेक्ट्रिक होंगे जिनका परमानेंट कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वाले डायलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आई, ये क्लियर एकदम। अब हम ये समझते हैं कि ये किस तरीके से, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ये किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा पीस ले लेता हूँ। मान लो कि ये कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए आपको पता है कि इसके हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कितना है, 0, है ना। हर एक जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल टाइप की चीज नहीं बनेगी, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं उनका सेंटर और जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर उनका सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसका सेंटर कहाँ होगा, न्यूक्लियस पे ही होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे होने से कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका टोटल मिला के यानी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, क्या इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन उसका सेंटर एक ही पॉइंट पे है, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप ही नहीं हो रहा है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इन सब का सेंटर कहाँ होगा, एकदम बीच में होगा, यहाँ पे इनके बीच में। यहाँ पे हम एक सेंटर पे यानी इनके सेंटर पे मॉलिक्यूल्स के सेंटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एज्यूम करेंगे जिससे इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया ये। तो ये तो तब की कंडीशन है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया क्या हमने, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसको ई नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वापस से इसी डाइलेक्ट्रिक को अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे। मैंने वापस इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक एक्सटर्नल मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम कर लेते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में हमने इसको रख दिया, ई नोट नाम का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इसको रखा गया। हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस के ऊपर। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। हमको एक चीज पता है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद है क्या फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। और हमको ये भी याद है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप सोच के बताओ कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, किस पे, न्यूक्लियस के ऊपर, तो उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया बोलो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल्स के अंदर
है ना, उसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर फोर्स लगेगा उल्टा, तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। ये चीज समझ में आई क्या आपको? ठीक है, तो आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब ध्यान से देखना। इससे फर्क ये पड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, और इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, इधर क्या बन गई, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। ये जो बीच में प्लस माइनस चार्ज है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस ये नेगेटिव चार्ज बचेगा इधर और ये वाला पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इधर तो एक प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इधर दूसरी प्लेट रखी है जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हमको पता है कि अगर ऐसा हम करेंगे कि एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास में रखेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन रही है, ये कौन सा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज है इधर से नेगेटिव चार्ज वाली लेयर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसी के अंदर ये लेयर बनी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। तो आप ये देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम है सपोज करो ईपी। ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इसको पोलराइज होना बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो इसी का नाम क्या होता है, पोलराइजेशन। कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। और अगर पोलराइज हो गए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो देखो जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या करता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे क्या करता है, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इधर से हमने ई नोट अप्लाई किया, उसमें ईपी इसने खुद रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लिया, तो ईपी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ई नोट माइनस ईपी ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा या ज्यादा होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, इसके अंदर कितना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नोट माइनस ईपी, मतलब ई नोट से तो कम ही हो गया ना ये। इसका मतलब जिस भी रीजन में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे, जिस भी जगह पे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका काम होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका काम यही है कि किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है तो आप उसको, उस जगह को, उस रीजन को आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा वहां पे। आया समझ में ये? अच्छा, अब आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, लेकिन अब क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो गया कि इन सब का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो याद है क्या, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डायपोल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस वाले मॉलिक्यूल का किधर होगा, इधर, इस वाले मॉलिक्यूल का इधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका भी इधर ही होगा, ऐसे सबका इधर है ना। तो इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये जीरो है क्या, नहीं, अब जीरो नहीं है। तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम को तो इसने एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, साथ ही अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो बोल सकते हो। जो पहले जीरो था ना, अब ये जीरो नहीं है। क्लियर इतनी बात, आया समझ में ये? ठीक है, अब जैसे हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझा है, इसी तरीके से अब हम समझते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से काम करेगा, इसका बिहेवियर समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, है ना, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं,
सबसे पहले एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये मान लो पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा पीस ले लिया हमने। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए आपको खास बात पता है कि इसके हर एक मॉलिक्यूल का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टोटल करोगे तो वो जीरो आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेंडमली अरेंज होते हैं, ये सारे के सारे डायपोल हैं छोटे छोटे, लेकिन किसी में नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर आएगा। किसी में ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर होगा। किसी में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो इधर होगा। तो ऐसे ही हर एक जो मॉलिक्यूल है, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से क्या होगा बोलो? सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कैंसिल होता जाएगा, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा? जीरो। तो कोई भी पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तब तक उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमने देखा, पोलर में तो हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो जीरो था, तो सबका मिला के भी जीरो आया। लेकिन इसमें तो हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स रेंडमली अरेंज हैं, और इसकी वजह से सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होने से, है ना, जो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो भी क्या आ गया? जीरो आ गया। क्लियर एकदम? बात समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखना है और देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दूं तब क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेता हूँ। अगेन मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और इसमें मैंने क्या किया, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको रख दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगता है, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और वो टॉर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। याद है क्या, हमने डायपोल वाले टॉपिक में पढ़ा था ये, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को घुमा के रोटेट करके इस तरीके से अरेंज कर देगा कि हर एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, क्योंकि तभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इस पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके मॉलिक्यूल्स को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का काम करेगा। तो ये मॉलिक्यूल सब कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। इस तरीके से अरेंज हो गए, इस तरीके से अरेंज हो गए कि इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को होना है तो इसका मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इधर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये देखो जी, तो नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। आया समझ में? क्लियर एकदम? अच्छा, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। अगेन आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो मिलेगा क्या? नहीं, अब जीरो नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? पहले तो ये रैंडमली अरेंज थे तो सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला के कितना आया था? जीरो। क्या अभी भी जीरो आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं आएगा। अगर इसमें एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि इधर देखो ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन गई इधर। ये कौन से चार्ज की लेयर बन रही है? पॉजिटिव चार्ज की, है ना। और इधर क्या बन रही है? देखो ध्यान से देखो, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, और बीच में ये जो प्लस माइनस चार्ज है ये आपस में कैंसिल। तो इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर है, इधर
पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, तो इनके बीच में अगेन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या नाम रखा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इसका नाम होगा ईपी। ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। और क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी के बराबर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है भाई। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, अंदर कितना है ई नॉट माइनस ईपी, कम है या ज्यादा, कम है। तो आपने दोनों डाइलेक्ट्रिक में एक चीज कॉमन देखी होगी यहाँ पे कि जब तक इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है तब तक इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो है ना। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब तक ना तो ये पोलराइज होंगे और ना ही इनका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन जैसे ही आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, दोनों डायग्राम देखो सेकंड वाले, है ना, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, हर एक जो डाइलेक्ट्रिक है चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो, वो क्या करेगा, हर एक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लेगा जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। साथ ही एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर लेगा। रिवर्स मतलब उल्टा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे हमेशा उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, बाहर से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका काम है। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम में ले सकते हैं। क्लियर एकदम, कोई भी डाउट है तो बताओ, इसके अंदर बिल्कुल आसान है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बिहेवियर इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आप पूछ रहे हो इसमें कि अगर एक ही टाइप से बिहेव कर रहे हैं मटेरियल तो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब तो डिफरेंस ये है कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, ये थोड़ा सा कम पोलराइज होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये ज्यादा पोलराइज होता है। बस पोलराइजेशन का डिफरेंस होता है, काम तो दोनों एक ही तरीके से करेंगे, बस ये थोड़ा सा कम पोलराइज होगा, ये ज्यादा पोलराइज होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया जा रहा है और उससे कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगा के इधर शिफ्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को उधर शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो वो इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देखो हर एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, सिर्फ इनको अरेंज करना है। तो जैसे ये अरेंज होंगे तो सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐड होके टोटल जब आप करोगे सबको तो वो ज्यादा आएगा। तो कंपेरेटिवली नॉन पोलर की कंपैरिजन में अगर आपको पूछा जाए कि नॉन पोलर और पोलर में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा कौन सा होगा, पोलर, है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हमेशा नॉन पोलर से ज्यादा पोलराइज होता है। ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। तो एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं अपन, इसका एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। हमने ये देखा कि जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर हो या हो नॉन पोलर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एज्यूम कर लिया, तो ये क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होंगे कि इधर तो क्या बन जाएगी, बोलो, नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, है ना, नेगेटिव चार्ज की लेयर। इधर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, ठीक है। और बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना, इस तरीके से, है ना, समझ रहे हो बात। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसको मैं ईपी बोल देता हूँ। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलता है अपन को, बोलो, ई नॉट माइनस ईपी के बराबर, ठीक है। और एक टर्म जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ पोलराइजेशन, उसका मीनिंग क्या है, पोलराइजेशन का मतलब है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लो और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ, उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिवाइड कर दो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वॉल्यूम से। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक
मीडियम है, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जब डिवाइड करोगे टोटल वॉल्यूम से तो इसको बोला जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज़्यादा पोलराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो ज़्यादा पोलराइज हो रहा है। तो ज़्यादा पोलराइजेशन का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करना पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। साथ में एक बार एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एक तो है ना, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे भाई इसी की वजह से तो ये पोलराइज हुआ, तो आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन, ये जो पी कैपिटल पी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किसके लिए है, पोलराइजेशन को बताने के लिए है। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे मटेरियल उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे काई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स जैसा सिंबल है ना इसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। क्या नाम इसका, काई। इसका मीनिंग होता है, वैसे ये तो बन गया फॉर्मूला, रिलेशन आ गया इनके बीच में। काई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या है, जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, लेकिन वो ज़्यादा पोलराइज होगा या कम पोलराइज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। भाई आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास है, एक मटेरियल होता है माइका नाम से, माइका हो गया, पेपर कागज जो होता है ना वो भी डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आता है, पेपर हो गया, सेरेमिक आप जानते हो चीनी मिट्टी का प्लेट बनते हैं, सेरेमिक, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। अब कोई देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इन सारी चीज़ों को रख दो तो आप देखोगे कि इनमें से कोई तो ज़्यादा पोलराइज हुआ कोई कम पोलराइज हुआ, तो ये किससे डिसाइड होगा कि कौन ज़्यादा पोलराइज होगा, ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी से डिसाइड होगा। मतलब जो मटेरियल इजीली पोलराइज होगा उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा पोलराइज होगा, और जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम है वो एक तो कम पोलराइज होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम है इसलिए, और कम ही वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा, है ना, और कम ही वो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ईपी जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो कम होगा उसके अंदर। तो ये इसका मीनिंग है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना इजीली पोलराइज हो रहा है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर एकदम, ठीक है, आ रही है बातें समझ में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, नेचर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं सबके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स तो है नहीं जो आप याद रखो, ग्लास के लिए अलग होगी, सेरेमिक के लिए अलग होगी, पेपर के लिए अलग है, तो वो याद नहीं करनी, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन दे रखा है इसके बाद में, Why does the electric field inside a dielectric decreases when it is placed in an external electric field? बताओ इसका आंसर बताओ। जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाता है, ये पूछ रहा है आपको। तो आपको बताया था कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखोगे, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा गया तो हमने क्या देखा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है एक तरह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सरफेस के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिससे इसके अंदर एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम हमने रखा था ईपी, और इसकी वजह से इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, और इसी की वजह से क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अभी पूरा एक्सप्लेन किया था वही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द
प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोल रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है सपोज अपने पास में, और एक कंडक्टर है, दोनों को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो दोनों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा, मतलब किस तरीके से दोनों बिहेव करेंगे। अब इसको समझना, ध्यान से समझना। मान लो ये तो कोई कंडक्टर है, कौन है ये, कंडक्टर, ठीक है, लिख देता हूँ इधर, और इधर हम एज्यूम कर लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा मीडियम है ये, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब मान लो आपने दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, दोनों के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब आपको ये पूछ रहा है कि इससे डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या फर्क पड़ेगा और कंडक्टिंग मीडियम पे क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज बताओ, ये जो कंडक्टर है, क्या इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर इकट्ठा होंगे, इसके अपोजिट, इधर वाली सरफेस पे आके इकट्ठा होते जाएंगे, और इधर वाली सरफेस पे क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ये कब तक आता रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कब तक आता रहेगा कंडक्टर में, जब तक इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम ईपी बोलते हैं, वो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ई नोट के बराबर नहीं हो जाता, जब तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को रखोगे, कंडक्टर को रखोगे, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आके इकट्ठे होते जाएंगे, जिससे इधर वाली सरफेस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको शिफ्ट कर रहा है इधर। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे, ये ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के इधर आने से। इससे क्या होगा कि ईपी बढ़ता बढ़ता जब ई नोट के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों आपस में कैंसिल, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा फिर आपको, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी, है ना। ये जो फॉर्मूला है जब आप अप्लाई करोगे, और आपको पता है कि ई नोट किसके बराबर हो गया है यहाँ पे, या ई पी किसके बराबर हो गया है, ई नोट के, ठीक है। तो ई पी अगर ई नोट के बराबर हो गया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फाइनली, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि हमको प्रॉपर्टी पता भी है कि कोई भी कंडक्टर, उसको आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसको आर पार क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ईपी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो ई नॉट को कैंसिल कर रहा है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे बाद में, नहीं, जितने शिफ्ट हो गए उतने हो गए बस, और उससे ईपी प्रोड्यूस हो गया, ईपी ने ई नॉट को कैंसिल कर दिया, बात खत्म। इसका मतलब अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका होगा, जीरो। तो ये कंडक्टर की बात हमने करी है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक का जब पोलराइजेशन होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर जो नेगेटिव चार्ज की लेयर बनेगी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी, जैसे ही मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे ना, तो आपको अभी बताया था मैंने कि इधर तो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने से, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये शिफ्ट होते ही जाएंगे होते ही जाएंगे, इसकी एक लिमिट होगी, और उसके बाद में और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इधर नहीं आ पाएगा, इधर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो ईपी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो प्रोड्यूस होगा, वो ई नोट से कम ही रहेगा, उतना नहीं होगा जितना ई नोट है ना, उससे कम कम रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो ई नोट है वो परफेक्टली ईपी से कैंसिल नहीं होगा। हम ये तो बोल सकते हैं कि ई विल बी लेस देन ई नोट, लेकिन क्या ई एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। जैसे यहाँ पे जीरो हो गया था, यहाँ पे जीरो होगा क्या, नहीं, बस ये डिफरेंस है। तो इसने यही पूछा है ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इसने क्या बोला कि अगर एक कंडक्टिंग मीडियम और एक इंसुलेटिंग मीडियम को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मीडियम और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, आप उसका बिहेवियर बताओगे। इसमें मतलब उसमें आपको पूछा गया है कि उसका बिहेवियर क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा था। तो कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, वो जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो परफेक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो।
डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होगा, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो जाएगा लेकिन एकदम से जीरो नहीं होगा, ये इनमें डिफरेंस है। आया समझ में? ये सीबीएसई 2019 में आपको पूछा गया था। सेकंड वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में एक साथ नोट कर लेना। अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन। अभी आपको बताया था पोलराइजेशन का मतलब क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। राइट एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलराइजेशन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख के बताओ। तो अभी हमने लिखा था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो उसका जो पोलराइजेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। और जब आप इसका फॉर्मूला बनाते हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, P इक्वल्स टू, P यानी पोलराइजेशन, P का मतलब क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन, इक्वल टू काई इंटू ई। काई क्या चीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये इसका आंसर। तो बी वाला पार्ट तो बस इतना ही है कि इसने पूछा है कि पोलराइजेशन क्या होगा वो डिफाइन करो, और दूसरी चीज क्या पूछी है कि पी और ई में रिलेशन बताओ, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताओ। तो ये इनके बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है।